Hello everyone, welcome to Rising Champ Academy. My name is साकेत जसवाल, पोस्ट ग्रेजुएटेड इन मैथमेटिक्स। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होगा जो इस समय क्लास 10 पास आउट हो चुके हैं, और उन स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिशियल होगा जो क्लास 12th में है लेकिन 11th के बहुत सारे टॉपिक को रिफाइन करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं क्लास 11th के सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर दिया गया है, और उन सभी चैप्टर्स को हमको वन बाय वन हम लोग इसमें यहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सिर्फ सिलेबस के बारे में ध्यान देते हैं यहाँ पे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास सेट थ्योरी। क्या करना है सेट थ्योरी वाले चैप्टर में? सेट थ्योरी वाले चैप्टर में हमको जानना है कि सेट क्या होता है, सेट कितने टाइप का होता है, सेट का रिप्रेजेंटेशन किन किन मेथड से होता है, और सेट के अंदर जो कार्डिनल नंबर होता है, कार्डिनल नंबर किसको बोलते हैं, किस तरीके की एग्जाम्पल को सेट कहा जा सकता है, किस तरीके की एग्जाम्पल को सेट नहीं कहा जा सकता है, और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे इस चैप्टर में करने होते हैं। दूसरा चैप्टर है हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो फर्स्ट ईयर यानी कि 11th में तो है ही, साथ ही साथ 12th में भी है। तो 12th में जो रिलेशन एंड फंक्शन है और 11th में जो रिलेशन एंड फंक्शन है उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि बेस जो होता है रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का वो यही है। यही 11th के चैप्टर से रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर स्टार्ट होता है। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है कि रिलेशन क्या होते हैं, कितने टाइप के रिलेशन होते हैं, फंक्शन क्या है, कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, फंक्शन के अंदर डोमेन क्या चीज होती है, कोडोमेन क्या चीज होती है, रेंज क्या होती है, ये सारा चीज हम लोग को यहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के अंदर पढ़ना होता है। तीसरा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये नाम से ही बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है इसकी शुरुआत 9th में ही हो जाती है। 9th में 10th में हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं, बट ये है कि वहां पे जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ते हैं कि ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर, बेस, हाइट, है ना, इन सबसे रिलेटेड हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज से वैल्यू निकालने के लिए छोटा छोटा क्वेश्चन प्रॉब्लम दिया होता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अंदर आप पढ़ोगे कि ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक जितने भी रेशियोज हम लोग पढ़े हैं उनके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टैन फंक्शन, कॉट फंक्शन, कोसेक फंक्शन, सेक फंक्शन, है ना, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और बहुत सारे फार्मूला है हमारे पास। अभी तक हम लोगों ने 9th 10th में बहुत विशेष फार्मूला नहीं पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, लेकिन यहाँ पे हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं। साइन के लिए बहुत सारा फार्मूला, कॉस के लिए बहुत सारा फार्मूला, टैन के लिए, कॉट के लिए बहुत सारा फार्मूला, साइन 2x, कॉस 2x, टैन 2x, है ना, साइन x प्लस वाई, कॉस x प्लस वाई, टैन x प्लस वाई, ऐसे करके बहुत सारे फार्मूला है हमको, और उन सारे फार्मूले का डेरिवेशन भी है अपने पूरे सिलेबस में। तो हम लोग पूरा डेरिवेशन अच्छे से करेंगे और इस चैप्टर के अंदर पूरे ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। चौथा चैप्टर है आपका मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर क्या करना है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। बेसिकली ये एक किसी भी स्टेटमेंट को सॉल्व करने का एक प्रोसेस है ना। इंडक्शन में कुछ करना नहीं होता है, एक फिक्स प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करके हमको प्रूफ करना होता है कि स्टेटमेंट हमारा कितना सही है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर अगला चैप्टर है, 5वां नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इस सब में से है। वो इसलिए है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितना भी स्टडी करा होगा 9th में 10th में, वो सर जितना भी पढ़ा है हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़ा है। यानी कि जितने भी नंबर हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है वो क्या है, रियल नंबर के बारे में पढ़ा। लेकिन अब हम लोग नए तरह के नंबर के बारे में पढ़ेंगे और वो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत ऐसा क्यों पड़ गई, जो आई आता है वो एग्जिस्टेंस उसका कहां से है, उसका रूट क्या है, कहां से वो एग्जिस्ट कर गया, और इससे रिलेटेड जितने भी इक्वेशन हम लोगों ने रियल नंबर में पढ़े हैं उन्हीं इक्वेशन को अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में पढ़ा जाए तो वो इक्वेशन क्या क्या चेंज होकर चला आता है, और उससे रिलेटेड आयोटा जो नंबर आई पढ़ाया जाएगा वहां पे, उससे बहुत सारे रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं उनका यहाँ पे डिस्कशन करना होता है। 6वां चैप्टर है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये नाम भी सुन करके बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये 10th में भी है और 9th में भी है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये देखते ही 9th से स्टार्ट है, 10th में भी है, लेकिन वहां पे बहुत बेसिक सा है कि रूट निकलवा दिया गया। रूट के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन नहीं था 9th 10th में, लेकिन यहाँ पर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। 11th में आप लोग को ये सब पढ़ना होगा कि जो रूट निकल के आ रहा है उसके प्रॉपर्टीज पे बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम दिए जाते हैं, उनको सॉल्व करना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। 7वां चैप्टर है हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज में क्या करना होता है, ये चैप्टर जब पढ़ाया जाएगा तो वहां अच्छे से बताया जाएगा कि इनइक्वालिटीज क्या होती है, इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है, एक तो नॉर्मल मेथड होता है सॉल्व करने का, दूसरा ग्राफिकल मेथड होता है। तो ग्राफिकल मेथड नॉर्मल मेथड से कैसे अलग है, क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों रखता है ग्राफिकल मेथड, तो वहां बताया जाएगा कि बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम है जिनको सिर्फ और सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटीज से ही सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, और अगला चैप्टर है 8वां परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये 11th का टॉपिक यहीं से ये स्टार्ट होता है, इसके पहले कभी कोई नहीं पढ़ता है।
तो यहाँ पे हमको क्या पढ़ाना है कि फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल की नोटेशन कैसी होती है, परम्यूटेशन में एनपीआर का फार्मूला क्या है, कॉम्बिनेशन में एनसीआर का फार्मूला क्या है, उस फार्मूले से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है। और जो वर्ड प्रॉब्लम इसके अंदर आते हैं वहां पे ये समझना बहुत जरूरी होता है कि वर्ड को पढ़ने के बाद से, पूरा स्टेटमेंट पढ़ने के बाद से, क्वेश्चन पढ़ने के बाद से हमको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमको परम्यूटेशन लगाना है या कॉम्बिनेशन लगाना है। तो ये पूरा कॉन्सेप्चुअल है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये बात पकड़ में आ जाती है कि हमें परम्यूटेशन लगाना है या कॉम्बिनेशन लगाना है। तो इस चैप्टर के अंदर हमको कुछ ऐसे पढ़ना होता है। नवा जो चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम है। बाइनोमियल थ्योरम क्या है? बेसिकली ये इनमें nth टर्म के बारे में बात किया जाता है कि nth टर्म क्या है, कोफिशिएंट क्या है, एक सीरीज दे दिया जाएगा। इस पूरे चैप्टर में कॉन्सेप्चुअल चीज तो है ही, साथ ही साथ ये लिखने में थोड़ा सा और ये लगता है कि बहुत बड़े बड़े इक्वेशन बनना चालू हो जाते हैं। बट अगर आपने कॉन्सेप्ट आपका सही है तो आप बाइनोमियल थ्योरम आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि इतने बड़े बड़े क्यों लिखने पड़ रहे हैं, 2-3 लाइन के सीरीज इसके चले जाते हैं। बट सारी चीजें इसमें इजी होती हैं कॉन्सेप्चुअली। अगर हम लोग इसको ध्यान से देंगे तो ये बाइनोमियल थ्योरम कोई बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम नहीं रह जाएगा हमारे लिए। 10वां चैप्टर है हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम लोग क्लास 10 से ही सीक्वेंस एंड सीरीज की स्टार्टिंग हो गई थी। वो इसलिए क्योंकि हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े हुए हैं क्लास 10 में। तो क्लास 10 में जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े हुए हैं उसमें हम लोग जनरल टर्म में लिखना आता है, यानी कि nth टर्म लिख सकते हैं। एन टर्म की अगर सम की बात की जाए तो वो भी आप लोग का 10th में है। तो उसमें ये दिया होता है कि एपी के बारे में बस दिया था। यहाँ पे आप लोग के पास जब आगे बढ़ोगे तो आप जीपी पढ़ोगे, यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पढ़ोगे। तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में भी सेम चीज, nth टर्म क्या होता है, यानी कि जनरल टर्म कैसे लिखा जाएगा किसी भी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का। कोई भी प्रोग्रेशन दिया हुआ है तो उसको पहचानने का तरीका क्या होगा कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है या नहीं है, ये जीपी में है तो एपी में है, किसमें है, ये पहचानने का तरीका। साथ ही साथ एन टर्म का सम के बारे में बताया जाएगा। कोई भी सीरीज फाइनाइट है तो उसका सम कैसे निकलेगा, कोई भी सीरीज इनफाइनाइट सीरीज अगर चली जाए और अगर वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है तो उसका भी सम निकालने का यहाँ पे तरीका बताया जाएगा सीक्वेंस एंड सीरीज वाले चैप्टर में। अब अगला चैप्टर कौन सा है? स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस, ये कॉनिक सेक्शन और ये 3D डेरिवेटिव, ये तीनों एक साथ इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट हैं ये तीनों के तीनों। देखिए 11 नंबर जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर है, स्ट्रेट लाइन के बारे में अगर देखा जाए तो हम लोग ज्योमेट्रिकल व्यू जो स्टार्ट होता है वो 11 से ही स्टार्ट होता है। अदरवाइज 10th में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ा है कि दो लाइन आपस में कब पैरेलल होंगी, दो लाइन आपस में कब कट करेंगी, दो लाइन आपस में कब ओवरलैप करेंगी, तो उसकी कंडीशन हम लोग A1/A2, B1/B2, C1/C2 करके चेक करके देखते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं देखना है, यहाँ पे हम लोग को ज्योमेट्रिकल व्यू देखना है स्ट्रेट लाइन का कि अगर दो लाइन कट करते हैं तो कितने एंगल पे कट करते हैं, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन का स्लोप कितना है ना, उनका अलग अलग स्लोप देखा जा सकता है। और स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, है ना, कि स्लोप फॉर्म कौन सा है स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन का परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होता है, हाँ, स्ट्रेट लाइन का नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। तो बहुत डिफरेंट फॉर्म है हमारे पास स्ट्रेट लाइन का, वो भी हमें यहाँ पे स्टडी करना होता है। 12 नंबर चैप्टर है आपका कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन नाम से नहीं पता चलता है ऊपर ही ऊपर, लेकिन इसके अंदर हम लोग को पढ़ना होता है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे सर्किल को पढ़ना होता है, हाइपरबोला को पढ़ना होता है, इलिप्स को पढ़ना होता है, पैराबोला को पढ़ना होता है। तो ये सारे जो 4 नाम मैंने बताए हैं वो सारे के सारे ये कॉनिक सेक्शन के अंदर वो टॉपिक्स हैं। तो ये कॉनिक सेक्शन जब स्टार्ट किया जाएगा तो बताया जाएगा कि ये सारे के सारे कैसे ज्योमेट्री हम लोग किसी एक कोण से फाइंड कर लेते हैं। इसीलिए इस पूरे जो चैप्टर का नाम है कॉनिक सेक्शन रखा गया है। कोण से ही फाइंड किया जाता है सर्किल की ज्योमेट्री, पैराबोला की ज्योमेट्री, इलिप्स की ज्योमेट्री, हाइपरबोला की ज्योमेट्री, इसी वजह से इसको कॉनिक सेक्शन नाम दिया गया। तो ये चैप्टर जब पढ़ाया गया तो बहुत डिटेल एनालिसिस करके बताया जाएगा। 13 नंबर क्या है? 3D डेरिवेटिव। 3D डेरिवेटिव हमको क्या बताना है कि कोई स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन को अगर हम लोग 3D इक्वेशन के फॉर्म में लिखें, किसी स्ट्रेट लाइन को 3D फॉर्म में लिखना चाहें, 3D फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन अगर लिखना चाहें और प्लेन का इक्वेशन लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं। और किसी एक पॉइंट से एक प्लेन के बीच का डिस्टेंस, किसी एक पॉइंट से किसी स्ट्रेट लाइन के बीच का डिस्टेंस, है ना, तो ये सब हमको पढ़ना होता है 3D डेरिवेटिव वाले चैप्टर में। 14 नंबर चैप्टर कौन सा है? लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव वाले चैप्टर में हमको क्या बताना होता है कि फंक्शन की लिमिट कैसे निकाली जाएगी, फंक्शन को डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा, दो फंक्शन अगर हमारे पास है, दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट अगर दिया हुआ है तो उनका लिमिट कैसे निकलेगा, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, और दो फंक्शन अगर u बाई v के फॉर्म में हो, यानी कि दो फंक्शन अगर डिवीजन के फॉर्म में दिए गए हो तो उस टोटल फंक्शन का लिमिट कैसे निकाला जाएगा, उस टोटल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ये सारी बातें हम लोग को यहाँ पर पढ़ना होता है 14 नंबर चैप्टर में। 15 नंबर चैप्टर क्या है? मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग वाला चैप्टर बिल्कुल छोटा सा है, जैसे मैंने कहा ना कि मैथमेटिकल इंडक्शन एक छोटा सा चैप्टर है और फिक्स प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। यहाँ पे तो कोई प्रोसीजर नहीं है, बट जितना छोटा ये है उतना ही छोटा ये मैथमेटिकल रीजनिंग भी है। मैथमेटिकल रीजनिंग देखो नाम से ही क्लियर है कि ये रीजनिंग लिखा हुआ है। रीजनिंग का मतलब होता है कि दिमाग लगाना पड़ेगा। तो दिमाग लगाने के लिए यही है कि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं 3-4 स्टेटमेंट के फॉर्म में आते हैं, उनको पढ़ने के बाद से एनालिसिस करना होता है कि ये कौन सा स्टेटमेंट किस स्टेटमेंट के लिए सही है या गलत है।
है ना। तो ये भी एक छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं है। 16 नंबर है आपका स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों ने देखा है कि जो 10th में ही हम लोगों ने पढ़ा है, मीन, मीडियन, मॉड, फ्रीक्वेंसी, ये सारी बातें पढ़ी, वो स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट था। अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि वेरिएंस, एक नया टॉपिक आपके पास आएगा, वेरिएंस, फिर डेविएशन, कितना डेविएशन है, मीन से डेविएशन कितना है ना। तो ये सारे टॉपिक हम लोग को पढ़ना होता है स्टैटिस्टिक्स में। और प्रोबेबिलिटी देखिए फर्स्ट ईयर में भी है और सेकंड ईयर में भी है, यानी कि क्लास 11th में भी होगा और क्लास 12th में भी होगा। बस अंतर कहाँ का होगा, लेवल का होगा। जैसे यहाँ पे जो 11th पढ़ाया जाएगा वो 10th में भी बेसिकली देखिए थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी है, इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड वालों में, लेकिन ऐसा है कि वहां पे बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ है, लेकिन 11th में पूरा भरपूर दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालना है ना। इवेंट है, और की कंडीशन है, एंड की कंडीशन है, तो ये सारी कंडीशन, सारी बातें यहाँ पे पढ़ाई जाएगी प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो ये तो हुआ आपका डिटेल्ड एनालिसिस मैंने किया सिलेबस का कि क्लास 11th में मैथमेटिक्स के अंदर हमको कितनी सारी चीजों को पढ़ाई करना है, कितनी सारी चीजों को ऐसे से देखना है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास जो वेटेज है, चैप्टर्स की जो वेटेज है वो भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम को भाई निकालने के लिए ये सब सोचना पड़ता है कि कितना किस चैप्टर का वेटेज है, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखा जाए। तो मैंने लिखा है 23 मार्क्स सेट एंड फंक्शन से। तो सेट एंड फंक्शन क्या है, ये एक अकेला यूनिट है ना, जो 23 नंबर का इसका वेटेज है। तो इसमें कौन कौन सा चैप्टर है, सेट थियरी, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो इन तीनों से मिला करके 23 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज है, 23 मार्क्स का। 30 मार्क्स का अलजेब्रा लिखा हुआ है। मार्क्स ज्यादा हैं, चैप्टर्स भी ज्यादा हैं, जैसे मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज। ये 30 मार्क्स का वेटेज रखता है अलजेब्रा इस 11th मैथमेटिक्स के सिलेबस के अंदर। अब ये 11, 12, 13 ये तीनों की तीनों क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिस्सा है। मैंने पहले ही बताया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हिस्सा है। 10 मार्क्स इनका वेटेज है। स्ट्रेट लाइंस, कॉनिक सेक्शन और 3D डेरिवेटिव मिलाकर के 10 मार्क्स का। लिमिट एंड डेरिवेटिव मिलाकर के 5 मार्क्स का आता है। मैथमेटिकल रीजनिंग से 2 मार्क्स का आता है। मैंने पहले भी कहा था कि दिमाग लगाना है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं सोचना होता है। और स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी मिलाकर के 10 मार्क्स का। तो ये है आपका क्वेश्चन का वेटेज, पूरे सिलेबस में कितना वेटेज है किन चैप्टर्स का, ये आपको मैंने बता दिया। अब हमको आज जो स्टार्ट करना है, जो चैप्टर स्टार्ट करना है, सबसे पहले 1 बाय 1 हम लोग डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं हर चैप्टर का। तो हम लोग आज पहला जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है सेट थियरी। ठीक है,